नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कमर दर्द की या जोड़ों में दर्द की, खासकर कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान काफी लोगों को बैकएक की प्रॉब्लम से सामना करना पड़ा है। आज जागरण डायलॉग्स के इस सेशन में हम बात करेंगे कि कमर दर्द, जोड़ों या हड्डियों में दर्द के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और उनका उपचार कैसे होता है। हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। So we have with us Dr. Sandeep Kapoor. He's trauma and joint replacement surgeon and director, Health City Super Speciality Hospital at Gomti Nagar, Lucknow. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो एवरीवन। और हम अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं जो आप हमारे सारे दर्शकों ने हमें दिए हैं, जो हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे। सो एक एक करके हम उन सवालों का जवाब लेते हैं। सर, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आजकल जैसे हमने देखा कि पिछले एक साल से काफी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सो ऐसे में बहुत से लोगों को बैक इश्यूज हुए हैं। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि इनके क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, या कि वो घर रहते समय अपने बैक का ध्यान दे सके, या अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करवा सके। देखिए, सब लोग एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, ये एक सच्चाई है। और घर से ना निकलना अपने अपने में ही दो तरह से इफेक्ट करता है। नंबर वन, फिजिकल मूवमेंट कम होता है। दूसरा, एक मेंटल पार्ट भी है। लोग साल डेढ़ साल से लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घर में हैं, तो उसकी वजह से मानसिक असर भी है। तो इसके कुछ लोग तो वैसे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जैसे ये देखा, फैमिलीज ने मॉर्निंग डिसिप्लिन ऐड किया है और अपने रूटीन में मॉर्निंग एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग योगा। अगर हम लोग योगा कहें तो योगा इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल फिजियोथेरेपी, और ये हिंदुस्तान की देन है पूरी दुनिया में। इसमें ही कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं जिन एक्सरसाइजेस से आदमी अपने बैक को ठीक कर सकता है। पॉस्चर इज अनदर पार्ट। जिस समय वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग घर में लेट करके, उल्टे सीधे तरीके से लेट करके, लैपटॉप का इस्तेमाल करने की वजह से, प्लस जो बीच का समय है कभी टीवी, सोशल मीडिया, उन सब में गुजरता है, तो पॉस्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इस चीज पे। तो पॉस्चर, एक्सरसाइज प्लस योर बेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। खराब किस्म का बेड होगा, उस पर मैट्रेस उस तरह की नहीं होगी जो कि बैक को सपोर्ट करे, तो कोई ऑर्थोपेडिक मैट्रेस नहीं होती। ये सब तो चीजें कमर्शियल है। एक फर्म सिंपल मैट्रेस जो कि सैग ना करे, झूले ना, वो सफिशिएंट है। तो हम लोग अगर बैक पेन की बात करें तो ये नहीं है कि आप एनाल्जेसिक्स ले लें, मसल रिलैक्सेंट्स ले लें। सिर्फ पॉस्चर कंट्रोल करें, अपनी बैक एक्सरसाइजेस को स्ट्रॉन्ग करें और अपने घर के बिस्तर और इन सब चीजों को ठीक रखें, तो इससे काफी आपका बैक ठीक रहेगा। जी, सो इससे मिलता जुलता एक और सवाल है डॉक्टर साहब, कि आजकल हमने काफी देखा है कि जो यंगर जनरेशन है उनको भी काफी बैक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बैक इश्यूज हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले कर रहा है इस केस में? नहीं, फिर इसमें वही मैंने कहा कि दो पार्ट हैं। नंबर वन, जैसे आपने कहा ना कि यंगर जनरेशन को बैक एक इन्वॉल्व कर रहा है, तो यंगर जनरेशन को हमेशा से इन्वॉल्व करता रहा है। जैसे बैक में स्लिप डिस्क की हम लोग प्रॉब्लम कहते हैं, तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम यंगर एज ग्रुप्स में होती है। लेकिन अगर आपके दूसरे सवाल का आंसर करें जो कि स्ट्रेस का रोल, यस, स्ट्रेस डेफिनेटली प्लेज अ रोल इन बैक एक्स, सर्वाइकल स्पाइन पेन, मतलब नेक के पेन में, बैक के पेन में। और उसका रीजन ये है कि कुछ जो साइंटिफिक रीजन है वो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, और ये हार्मोन्स मसल्स में तनाव पैदा करते हैं। इसके अलावा एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, किसी की अगर एंजाइटी हो या किसी भी तरह का स्ट्रेस हो तो मांसपेशियों में तनाव पैदा हो जाता है। तो जैसे आप अगर सिंपल सिकाई करें या अपने आप कोई सिंपल मेडिटेशन वाली म्यूजिक सुने और अपने को डी स्ट्रेस करें, तो दैट विल डेफिनेटली प्ले अ रोल इन इंप्रूविंग योर बैक एक। अगर आपके सवाल का आंसर किया जाए एक लाइन में, यस, stress does has a role in backaches and that is probably one of the reasons। हमने आपसे पहले ही दफे शुरुआत में ये कहा था कि जो वर्क फ्रॉम होम
और जो आज की तारीख में लॉकडाउन का असर पड़ा है, this has affected the minds more in the younger generation. उनका समय है बाहर खेलने का, कूदने का, अपना पब्स में जा रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, काम में भी जा रहे हैं तो काम के साथ साथ आप बराबर इंटरेक्ट करते हैं. तो this part is lacking, which has led to stress, and that is one of the reasons for backache. जी, सो स्ट्रेस नहीं लेना है, और अगर हम चाहते हैं कि बैक इश्यूज हमारे ना हो या बैक प्रॉब्लम्स हमारी ठीक होए, तो जो भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं आई एम श्योर आप सभी को फॉलो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए. इससे ही मिलता जुलता एक और सवाल है डॉक्टर साहब कि हमने अक्सर पढ़ा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी आपको बोन्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो क्या इम्पोर्टेंस होता है विटामिन डी का, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है हमारी बॉडी में? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है. उसका रीजन ये है कि ये आज की तारीख की बहुत ज्वलंत समस्या है, और हर हाउस होल्ड जानता है कि आज की तारीख में विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है. इसलिए फूड भी फोर्टिफाई करने की बात होती है कि फूड्स को फोर्टिफाई कर दें विटामिन डी से. विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करती है बोन्स की मजबूती के लिए. ये हम लोग सब जानते हैं, बचपन से सीखा है कि कैल्शियम खाना इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम अगर आपके खाने की मात्रा में एडिक्वेट है भी, लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंट हैं आप, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा कैल्शियम. जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन्स में डिपॉजिट नहीं होगा. जब बोन्स में डिपॉजिट नहीं होगा तो बोन पेन्स होंगे. दूसरा, इसके अलावा वो मसल मेटाबॉलिज्म में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम. तो जिन लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसीज होंगी, उन लोगों में बोन पेन्स, मसल पेन्स, लिस्टलेसनेस, डिप्रेशन, फटीग, थकान, मतलब इस तरह के फीचर्स होते हैं जो कि बहुत एक्यूट नहीं होंगे. अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो जाते हैं तो इतने सीवियर तक पेन हो सकते हैं कि किसी एक सीवियर बीमारी को मिमिक कर सकते हैं. और पेशेंट्स जब हम लोग के पास आते हैं, हम लोग सिंपली उनका विटामिन डी पूरा कर देते हैं और वो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं. तो 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की. विटामिन डी जैसे हर आदमी सोचता है कि सनलाइट से मिलती है, ये करेक्ट है कि सनलाइट से मिलती है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे विटामिन डी मिलती है. वेजिटेरियंस के लिए मशरूम रिच होता है विटामिन डी में, नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश होती है. इसके अलावा आप, आज का टाइम सोशल मीडिया का है, हर आदमी के पास स्मार्टफोन्स हैं, आप गूगल करके ये देख सकते हैं कि विटामिन डी रिच डाइट्स कैसी हैं और विटामिन डी को हम कैसे इंप्रूव करें. अगर विटामिन डी आपका इंप्रूव रहेगा तो आपकी बोन और मसल से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व रहेंगी. जी, सो बहुत जरूरी है विटामिन डी का. एक पार्ट विटामिन डी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि जैसे घर में दूध आता है, ये पैकेट के दूध आते हैं, इन सबको उबालने की जरूरत नहीं है. इनको लोग बॉयल करते हैं और बॉयल करने के टाइम पे इन सब चीजों को आप लूज करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अब ये हम आप लोग को सिर्फ पॉइंटर्स दे रहे हैं. जो लोग हमको सुन रहे हैं इस टाइम पर, दे कैन गो ऑन द नेट, दे कैन सर्च, क्योंकि समय हम लोग के पास कम है और कई सारी चीजों में आप उर्वशी जी बात करेंगी. तो मेरा अपना मानना ये है कि कुछ हमारे पॉइंटर्स को लेकर के खुद भी लोग एफर्ट करके जाएं, और एक ये इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन डी का जिसपे ध्यान दिया. जी, सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा कि डॉक्टर संदीप कपूर ने हमें बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन डी, एंड यू शुड गेट इट चेक्ड. अगर आपको ऐसा लग रहा है या आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है तो आप चेक करवाइए अपने विटामिन डी के लेवल्स, एंड यू शुड टेक सप्लीमेंट्स, जैसे कि डॉक्टर संदीप ने हमें अभी बताया. सवाल पे हम आते हैं, साइज या पोस्चर चेंजेस किसी को अडॉप्ट करने चाहिए अगर उनका बैक इश्यूज आ रहा है, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम में? अगर बैक से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो सबसे कॉमन चीज बताई जाती है, स्पाइन से फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करें और वेट लिफ्टिंग अवॉइड करें. अगर बैक के इश्यूज हैं वो उन लोगों को, और जिनके नहीं भी हैं, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जिससे बैक पेन उत्पन्न ना हो. तो बैक के लिए बेस्ट, यू हैव टू कीप योर बैक स्ट्रेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
पोस्चर में लोग देखते हैं अक्सर झुक करके चलते हैं, बैठने के टाइम झुक के बैठ जाते हैं, रीढ़ गोलाकार कर लेते हैं। तो वो तो अच्छा भी लगता है, कोई आदमी अगर सीधे तन करके चले तो उसको अच्छा लगता है, दैट गिव्स यू अ गुड फीलिंग, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, एक बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है। तो वो प्राकृतिक है, उसको हम लोग को नहीं चेंज करना चाहिए। सीधे खड़े होइए, सीधे चलिए। फॉरवर्ड बेंडिंग अगर करनी है, कोई चीज को जमीन से उठाना है, तो पहले घुटने से बेंड करें, उसके बाद हिप से बेंड करें, एंड टेक योर स्पाइन स्ट्रेट डाउन, एंड इवन इफ यू आर लिफ्टिंग अ वेट, डू इट इन द सेम वे। तो पॉस्चर का ये पार्ट। दूसरा, बिस्तर पे जब लेटे हैं, सीधे लेटे, करवट पे भी लेटना है तो सीधे लेटे, दोनों करवट लें, पेट के बल लेटे, ये सब ठीक है। लेकिन कोहनी को गर्दन में लगा लेना, तिरछे होकर के लेट जाना, आधा पैर इधर है, 3 तकिए पीठ पे लगा लिए, तो जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कोई मसनद लगा लिया, ऊपर टीवी लटका दिया, तो आप लोग खुद अगर केयरफुल रहेंगे तो आपकी बैक की मसल्स नॉर्मल रहेंगी, थकेंगी नहीं, और ये सब पेन्स कम हो जाएंगे। तो posture definitely plays an important role। और अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, जैसे आपने आज लॉग इन किया है, हमको जूम करके देख रहे हैं, हम लोग ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, गो ऑन द नेट, लुक फॉर प्रॉपर पोस्चर कंट्रोल। उसमें यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस हैं, और बाकी सब भी नेट पे ही अवेलेबल है कि कैसे अपना पोस्चर कंट्रोल करें जिससे नेक और बैक के पेन ना हो। काम कर रहे हैं, काम करके बीच में उठ जाइए, थोड़ा सा चल लीजिए, अगर जरूरत पड़े थोड़ी नेक और बैक को मूव कर लें, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस कर लें, और अपने पोस्चर को करेक्टेड रखें इवन वाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग, सिटिंग, लाइंग। तो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, और दिस शुड बिकम अ हैबिट, ये आपकी आदत पड़ जाए। ये ना सोचें कि हमें एक किसी चीज की शिक्षा दी जा रही है और हमको करना है। तो आपको एक ये चलना आपकी हैबिट है, कैसे चलना, अगर सही हैबिट होगी, कैसे वॉक करना है, कैसे पोस्चर को अपना रखना है, कैसे बैठना है, आप अकॉर्डिंगली अपना फर्नीचर सब कर लेंगे। बिल्कुल भी कॉमर्शियल चीजों पे ना जाइए कि कोई तकिया बता देता है, कोई गद्दा बता देता है, कोई ऑर्थोपेडिक चेयर बता देता है। यूज योर माइंड, यूज योर कॉमन सेंस एंड फॉलो इट। राइट, सो यूज योर माइंड, यूज योर कॉमन सेंस एंड फॉलो, बहुत ही अच्छी बात बोली है डॉक्टर संदीप कपूर ने। और आप जितने भी लोग घर से काम कर रहे हैं या इनफैक्ट ऑफिस भी जा रहे हैं, तो बहुत देर तक बैठे ना रहें, बीच बीच में उठे, थोड़ा सा वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें। अगर आप चल भी रहे हैं तो जैसे सर ने बताया कि वॉक स्ट्रेट, ज्यादा झुक के ना चलें। सिमिलरली जो लोग बता देते हैं कि ये वाला पिलो यूज करो, ये वाला बेड, ये वाला मैट्रेस यूज करो, सो फॉलो योर माइंड। और अगर आपको उससे भी दिक्कत है, सो डेफिनेटली फॉलो योर डॉक्टर, एंड जो भी वो सजेस्ट करे आपको वो करना चाहिए। सर, अक्सर हम बात करते हैं बड़े लोगों की कि बड़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं हड्डियों की, लेकिन कुछ क्या बच्चों में भी बोन्स या हड्डियों संबंधी समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, अगर बच्चों की समस्याओं को देखें तो अगर डिजीजेस की बात करें वो एक अलग पहलू है। कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं, पैदाइशी प्रॉब्लम्स होती हैं। अक्सर माँ लोग हम लोग के पास आती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चे का पैर तिरछा है, घुटने के पास से तिरछा है, बोइंग है, डिफॉर्मिटीज हैं, कभी कभी कूल्हे में डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है, कूल्हा डेवलप नहीं होता, स्पाइन डेवलप नहीं होती, तो इनको हम लोग कंजेनाइटल एनामलीज कहते हैं, जो कि पैदाइशी डिफेक्ट होते हैं। सो दूसरा, अच्छा, ये बेसिकली पार्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस यानी गायनेकोलॉजिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञों को बताना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या ना करें, क्योंकि अधिकांश जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ तो जेनेटिक्स में होती हैं, फैमिलीज में ट्रांसमिट होती हैं, कुछ प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडीज होती हैं, आप कुछ दवा खा लेने से संबंधित होती हैं कि उल्टी सीधी दवा दी गई, एक्सरे का एक्सपोजर हो गया। तो जिस समय ये प्रेगनेंसी का टाइम हो, उस समय लेडीज अपने को जागरूक करें और क्या नहीं करना है ये जरूर देखें। इसकी वजह से ये कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है। हिंदुस्तान एक गरीब देश है, अफ्रीका एक गरीब कॉन्टिनेंट है, तो जिन गरीब देशों में प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली न्यूट्रिशन से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड। तो अगर हम लोग बच्चों में देखें, सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम मौजूद है वो डेफिशिएंसीज की है। डेफिशिएंसी जैसे अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो वो रिकेट्स को लीड करेगी। रिकेट्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। रिकेट्स बोन्स की प्रॉब्लम होती है, बोन्स में डिफॉर्मिटीज पैदा होती है,
बच्चे के चलने में दिक्कत होती है, खड़ा नहीं हो पाएगा। तो रिकेट्स एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की, जो कि कम एज ग्रुप में होती है, न्यूट्रिशनल कॉमन होती है, गुर्दे की वजह से भी होती है और हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती है। तो वो एक लंबा टॉपिक है, लेकिन रिकेट्स इज द कॉमन विच इज कॉमनेस विच इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। इन्फेक्शंस होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस एक कॉमन इन्फेक्शन है बोन एंड जॉइंट्स का, ये बच्चों में पाया जाता है, खासतौर से हिप और नी में। इसके अलावा ट्यूमर्स होते हैं कुछ बच्चों में, जो कि ट्यूमर्स की वजह से आते हैं। इन्फेक्शंस में ऑस्टियोमाइलिटिस होती है। अगर किसी बच्चे को बताया कि 5 साल 7 साल के बच्चे को वो गिरा है और एकदम से बता रहा है कि उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। पूरी पूरी बोन सड़ सकती है, तो ये ऑस्टियोमाइलिटिस कहलाती है। और एक बार ऑस्टियोमाइलिटिस होती है तो वो बहुत लंबा चलती है। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक बोन डिजीजेस होती हैं, कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब आज की तारीख में पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स एक पूरी सेपरेट ब्रांच है। अगर किसी बच्चे के कोई ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम लोग जैसे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मैं एक सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, जो कि ज्यादातर मेरे पास पेशेंट्स जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, कि हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट के लिए। और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स या बुजुर्गों के फ्रैक्चर्स के। लेकिन पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स यानी कि बच्चों की ऑर्थोपेडिक्स एक पूरी सेपरेट ब्रांच हो चुकी है। और लखनऊ में, अगर मैं तो लखनऊ में मौजूद हूँ, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, बल्कि एक पूरा विभाग अलग है इसका। तो ये पूछना सवाल कि बच्चों की भी बोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, यस, इट इज वेरी कॉमन एंड एवरी फैमिली शुड गिव अटेंशन टू इट। और अगर अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं और वो आपको सलाह देता है, तो एक बच्चे के ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। जी, सो एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ दिस। और अगर ऐसे कोई आपको लग रहा है कि बच्चों में भी दिक्कतें आ रही हैं बोन्स रिलेटेड, सो डेफिनेटली यू शुड गो एंड सी द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। एंड अगला सवाल ले लेते हैं सर आपसे कि क्या आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से भी बोन्स के प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं? बिल्कुल बढ़ सकती है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से प्रॉब्लम्स बिल्कुल बढ़ सकती हैं। स्मोकिंग से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। दूसरा एक पार्ट और स्मोकिंग से रिलेटेड होता है, जो पेशेंट्स स्मोक करते हैं और जिन पेशेंट्स को ऑर्थोपेडिक सर्जरीज या कोई भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें वुंड हीलिंग में दिक्कत आती है। लेकिन डायरेक्टली अगर बोन्स पे बात की जाए स्मोकिंग के असर का, तो वो एक ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड होता है। तो इसके जो अगर अल्कोहल किया जाए, तो अल्कोहल का भी सिमिलर इफेक्ट है। देखिए, मॉडरेशन में अगर कोई चीज की जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अल्कोहल अगर कोई आदमी कंज्यूम करता है और सीमित मात्रा में करता है, 50 to 75 ml अल्कोहल लेता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। 100 ml तक अल्कोहल आदमी लेता है, लेकिन रोज ना ले। तो अगर मॉडरेशन में की जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी। एक्सेसिव अल्कोहल एंड स्मोकिंग, इट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। अल्कोहल का एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो कि जितने लोग इस समय सुन रहे हैं उनको जानना इंपॉर्टेंट है। हम लोग के पास, मैंने दिल्ली में भी काम किया है, और जिस समय मैं दिल्ली में काम करता था, पंजाब से बहुत सारे पेशेंट्स आते थे हम लोग के पास। और जो ये पेशेंट्स पंजाब से आते थे, ये अपनी हिप की प्रॉब्लम्स के साथ आते थे। तो एक काफी जटिल समस्या है जिसको एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, कूल्हे की। हिप बोन में खून का दौड़ान बंद हो जाता है। जब खून का दौड़ान बंद हो जाता है, तो जो हिप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का बॉल गोलाकार नहीं रह जाता और उसमें गठिया पैदा हो जाती है, और इवेंचुअली इन पेशेंट्स को रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सो अल्कोहल इंड्यूस्ड एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और जो कि काफी ज्वलंत है हम लोग के नॉर्दर्न इंडिया में। काफी पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज, हमारी रुचि भी है, एक्सपर्टाइज भी है, और संख्या भी काफी है हम लोग के रिप्लेसमेंट्स के नंबर्स की। एवास्कुलर नेक्रोसिस, तो मेरा ये जरूर लोगों को राय होगी कि अल्कोहल को मॉडरेशन में कंज्यूम करें। कोशिश ये करें कि बहुत अल्कोहल कंज्यूम ना हो। यदि दिक्कत होती है, और कूल्हे की दिक्कत हमेशा ग्रॉइन में होती है, तो जान के अगर सामने के हिस्से में दिक्कत आनी शुरू हो, तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करें। अर्ली डायग्नोसिस में कूल्हे को बचाया जा सकता है। जी, so excess of everything is bad, and जैसे कि सर ने अभी बताया, and so everybody take care of their bones.
एंड अगला सवाल ले लेते हैं सर कि हमने अक्सर देखा है आज अभी रिसेंटली हमने देखा काफी लोग कोविड से जूझे, काफी लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई कोविड की वजह से। सो क्या कोरोना वायरस बोन्स पे भी किसी किसी के बोन्स को भी इफेक्ट करता है? क्या हड्डियों में भी समस्या उसकी वजह से आ सकती है? देखिए, सबसे पहला आंसर कोरोना से रिलेटेड किसी भी डॉक्टर को आज की तारीख में ये देना चाहिए कि शायद हम लोग अभी इस वायरस को नहीं समझ पाए। तो ये कहना कि बोन्स को वो कैसे इफेक्ट होता है 1.5 साल की अवधि में बहुत शॉर्ट है। डायरेक्टली ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है, बोन्स का कोई ऊपर डायरेक्ट असर नहीं है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है जो हम लोग के पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे बोन्स का असर ये है कि अभी भी ये प्रूवन नहीं है। हम लोग म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस की केसेस देख रहे हैं, तो ये चेहरे पे बोन्स को ही तो इफेक्ट कर रहा है, लेकिन इसलिए इफेक्ट कर रहा है कि वायरस की वजह से स्टेरॉइड दी गई या वायरस की अपनी वजह से फंगस की ग्रोथ हुई और फंगस इतना आ गया कि वो इन्वेड कर गया बोन्स को। लेकिन एक चीज जरूर है कि वायरस जब बॉडी में इन्वेड करता है तो वायरस चूंकि एक प्रोटीन है, वो एक एंटीजन का काम करता है। एंटीजन का मतलब ये हुआ एक फॉरेन पार्टिकल, इसके अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। जब बॉडी रिस्पॉन्ड करती है तो वो लंग्स को भी डैमेज करती है और जगहों को भी डैमेज करती है, ये साथ में जोड़ों के असर कर सकती है। तो हम लोग के पास काफी पेशेंट्स ऐसे आए जो पेशेंट्स शुरू में मसल और जॉइंट पेन्स के साथ आए, फीवर भी नहीं है, आरटीपीसीआर नेगेटिव है। इन पेशेंट्स को बाद में देखा गया कि ग्रेजुअली कुछ पेशेंट्स में वायरल निमोनिया डेवलप हुआ। तो कोई भी पेशेंट अगर फीवर का होगा या कोई भी इन्फेक्शन का होगा, सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी, या अगर आप लोग खुद देखते होंगे अगर बुखार आता है तो मसल्स और जोड़ दर्द करने लग जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट कोरोना का इफेक्ट कहना वायरस का, ये अभी मुझे ठीक नहीं लगता। हो सकता है शोध हो, रिसर्च हो, कुछ इस चीज पे और लोग प्रकाश डालें कि बोन्स को कैसे इफेक्ट करता है। लेकिन लाइक एनी अदर इन्फेक्शन इट कैन इफेक्ट बोन्स एंड जॉइंट्स के पेन्स हो सकते हैं। जी, जैसे कि बोन्स और जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है। सो क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस और उसको कैसे डायग्नोज करते हैं और उनके क्या ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस? ये भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि हमारे पास पेशेंट्स गठिया के भी आते हैं जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, और हमारे पास पेशेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस के भी आते हैं। तो यदि पेशेंट जोड़ के दर्द के साथ आता है, और जोड़ का दर्द उन जोड़ों का दर्द जिनके ऊपर वेट बेरिंग होती है, जैसे घुटना हो, कॉमनेस्ट घुटना हिंदुस्तान में, या रीढ़ की हड्डी के निचला हिस्सा, विदेशों में कूल्हा, अगर जोड़ इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियो यानी बोन और आर्थराइटिस मतलब जोड़। तो अगर जोड़ के दर्द, हड्डियों के जोड़ में दर्द अगर होगा, उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस फिर वही चीज, ऑस्टियो मतलब बोन और पोरोसिस मतलब बोन्स पोरस हो जाए। तो हड्डियों, अगर हड्डी दुखती है, रीढ़ की हड्डी दुख रही है, पसलियां दुख रही हैं, जगह जगह पे हड्डी दुख रही है, जोड़ में दिक्कत नहीं है, वो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो पहली बात तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ के दर्द, जोड़ों का दर्द, जोड़ों के दर्द में कैल्शियम की आवश्यकता अदरवाइज हो सकती है, लेकिन गठिया कैल्शियम से नहीं ठीक होती। अक्सर पेशेंट हम लोग से आके कहता है कि डॉक्टर साहब कैल्शियम लिख दीजिए, जोड़ों में दर्द है। तो कैल्शियम का जोड़ से संबंध नहीं है, उसको अगर हायर लेवल पे देखेंगे तब है। लेकिन अगर नॉर्मल पेशेंट से बात की जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो ऑस्टियोपोरोसिस में यूं समझिए कि 10 साल, 15 साल, 20 साल हड्डियों में बराबर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है और हड्डियों से बराबर कैल्शियम निकल रहा है। तो ये एक मेटाबॉलिज्म होता है। तो 30, 35, 40 साल की उम्र तक जितना हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट होता है उससे कम निकलता है। जैसे ही अधेड़ अवस्था में हम लोग पहुंचते हैं, जैसे कि अगर ये माने लेडीज में मीनोपॉज, अधेड़ अवस्था में मीनोपॉज आता है, 45 से 50 साल की उम्र में मीनोपॉज आने लग जाता है। तो इस समय पे हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट कम होता है, निकलता जा रहा है, और आगे बढ़ते हैं तो निकलता जाता है।
ज्यादा जाता रहता है। मेल्स में ये एज लेट आती है। तो अगर हड्डियों में से कैल्शियम डिप्लीट हो, हड्डियां पोरस हो जाए, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अक्सर ये डिजीज साइलेंट होती है, और अगर पेशेंट हम लोग के पास प्रेजेंट करता है तो जो बुजुर्गों के फ्रैक्चर्स हैं, यानी कि कूल्हे का फ्रैक्चर, कलाई का फ्रैक्चर, कंधे का फ्रैक्चर, जो कि सिंपल बाथरूम के फॉल या जमीन पे गिरने से होते हैं, ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते हैं। तो पेशेंट हम लोग के पास बहुत कम पेशेंट्स बोन पेन्स के साथ आते हैं, क्योंकि साइलेंट डिजीज है। इतनी जब बढ़ जाती है कि फ्रैक्चर होता है, जैसे आप लोग पहले देखते होंगे अक्सर रीढ़ में कुंवर निकल आता था, रीढ़ झुक जाती थी, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है, क्योंकि हड्डियां नरम हो जाती है और वो रीढ़ की हाइट छोटी होती जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की जांच भी इंपॉर्टेंट है, उसको बोन मिनरल डेंसिटी से उसको चेक किया जाता है। बोन डेंसिटी की डेफिनेट वैल्यूज होती हैं। तो ये एक अलग पूरी फील्ड अलग है ऑस्टियोपोरोसिस की, एंड इट इज वेरी कॉमन। ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में ज्यादा कॉमन होती है, मेल्स में लेटर एज ग्रुप में होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस की जो कॉमन वजह है, लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, लैक ऑफ सनलाइट, एल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग। दूसरा, अगर मान लीजिए पेशेंट स्टीरॉयड ले रहा है, तो एक्सेसिव स्टीरॉयड से, जैसे अब आपने पूछा कि कोरोना से असर बोन्स में क्या है, तो जो स्टीरॉयड्स दिए गए पेशेंट्स को, उन पेशेंट्स को अब एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के साथ आ रहा है। तो स्टीरॉयड्स की बोन्स में काफी दिक्कतें हैं, लेकिन कोरोना में रामबाण वो प्रूव हुआ है। तो एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं ये नहीं कहूंगा कि कोरोना पेशेंट को स्टीरॉयड ना दिया जाए, लेकिन जिनको स्टीरॉयड्स दिया गया है वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कॉशियस रहें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, और साथ में अगर कोई हिप से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट। तो प्रॉब्ली उर्वशी जी, मेरे ख्याल से ऑस्टियोपोरोसिस पे तो मैंने आपको काफी बता दिया। अगर कोई और चीज जी, सो आई एम श्योर जिनका भी ये सवाल था या जिनके मन में भी ये डाउट था, तो डॉक्टर संदीप कपूर ने इतने अच्छे से उसको डिटेल में समझाया है कि आई एम श्योर आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। समय का अभाव है, और लेकिन सवाल हमारे पास आते जा रहे हैं। सो आखिरी सवाल एक हमारे यूजर का ले लेते हैं कि वो पूछ रहे हैं सर कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान उनके लोअर बैक पेन होता है, सो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, किन सावधानियों का मीन्स क्या फॉलो करना चाहिए? एक तो पहले अपने रूटीन को देखें, सुबह से लेकर रात तक आप क्या रूटीन फॉलो करते हैं। हम लोग ने, अगर आप शुरू से प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये मैंने पोस्चर और बाकी चीजों पे बात की है, और वरना फिर मेरे ख्याल से उर्वशी जी आप लिंक शेयर कीजिएगा, ये जिन लोगों ने शुरू का मिस किया है वो देख सकते हैं। जी, मेरा ये कहना है कि बेस्ट पार्ट ये होगा कि पेट के बल लेटिए, और स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कहलाती है। देखिए, बैक पेन को लोग क्या करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बेल्ट लगा लें। बेल्ट किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि वो एक एक्सटर्नल सपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर से अपनी बैक को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको अपनी बैक मसल्स दी है, उन बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए एक्सरसाइजेस के द्वारा। पेट के बल लेटिए और बॉडी को धनुषाकार बनाने की कोशिश कीजिए। पैर को ऊपर उठाएं, सीधे ले जाके गर्दन को ऊपर उठाएं। इस समय मेरे पास यहाँ पर काउच है, लेकिन प्रॉब्ली हम इस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, बट यू कैन डेफिनेटली गो ऑन द नेट, और स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस को आप देखिए यूट्यूब पे कैसे करनी, और क्या नहीं करना है ये मैंने बताया। झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना है, अपना आप गद्दा ठीक से देखिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए। प्रॉब्ली दिस इज इनफ, एंड यू शुड नॉट बी टेकिंग मेडिकेशन। अगर दर्द की बहुत दवा की जरूरत है तो सिंपल पैरासिटामोल काम कर सकती है, और पैरासिटामोल इज एज गुड एज अ पेन किलर, and it is less harmful. और कोई सवाल हो उर्वशी जी पूछिए आप। जी, सवाल तो बहुत आ रहे हैं, और आप जिस तरीके से डिटेल में हमें समझा रहे हैं, आई एम श्योर कि हमारे यूजर्स को काफी फायदा हुआ है। और जो भी डॉक्टर संदीप कपूर ने हमें पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उनको रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आप जरूर, आपके जो अगर बैक में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें जरूर आपको फायदा होगा। और अगर आपको ज्यादा दिक्कतें हैं तो जरूर जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं। और अगर आप लखनऊ में हैं तो आप डॉक्टर संदीप कपूर के पास भी जा
सकते हैं। और सो आज के इस सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर संदीप कपूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती समय निकाला और आपने हमारे दर्शकों के जितने भी सवाल थे उन सबका बहुत अच्छे से जवाब दिया। सो एक बार फिर से मैं आपका थैंक्स कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितनी भी हमारी जनता हमारे साथ जुड़ी है उनको भी आई एम श्योर आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया है तो ये दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पे ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके किसी भी समय देख सकते हैं। और अगर आप किसी को लिंक शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम कुछ ही देर में यूट्यूब पे भी इस वीडियो को अपलोड करेंगे, तो आप वहां भी इसको देख सकते हैं। आज भी देख सकते हैं, आगे भी वो अपलोडेड रहेगा, आप आगे भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ, और आपके सारे सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। डॉक्टर संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।